अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ग्वालियर में भीषण गर्मी के दौरान जल संकट की खबरें भी खूब आईं, क्योंकि रियासत काल में बने 5 बांध अब इस हालत में नहीं है कि इतने बड़े शहर की प्यास को बुझा सकें। बांधों के आसपास अवैध कब्जा हो रहा है, कैचमेंट एरिया में खेती हो रही है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही अधिकारियों के पास इसका कोई प्लान है। बांधों की दुर्दशा को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी ग्वालियर की प्यास बुझाने वाले बांध आज एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। भू माफिया ने बांधों की जमीन पर ऐसा कब्जा किया है कि बांध सिकुड़ते जा रहे हैं। बांधों का दायरा सिमटता जा रहा है। जहां पानी होना था वहां बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। कैचमेंट एरिया में कॉलोनियां बस गई हैं। कहीं खेती हो रही है तो कहीं ईंट भट्टों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हालात ये हैं कि रियासतकालीन बांध आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बीरपुर बांध पर मौजूद हूं, जहां पर यह बांध पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों की चपेट में आ गया है। लोगों ने यहां पर मकान बना लिए हैं, साथ ही साथ यहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बांध का जो कैचमेंट एरिया है वो पूरी तरह से सिकुड़ गया है। प्रशासन की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों ने इन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खेती भी की जा रही है और खेती के अलावा मकान भी बना लिए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बांधों का अस्तित्व है, जो रियासतकालीन बांध कहे जाते थे, जो कभी ग्वालियर की प्यास बुझाते थे, आज उनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। ये हालात सिर्फ एक बांध के हैं, लेकिन ग्वालियर को पानी से भरपूर रखने के लिए बनाए गए रियासतकालीन 5 बांधों की तस्वीर भी कुछ ठीक नहीं है। हनुमान बांध स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। बांध के दोनों ओर प्लॉटिंग की गई है। डूब क्षेत्र में करीब 350 मकान बन गए। मामा का बांध, बांधों के चारों ओर पहाड़ियां हैं। साल भर पानी यहां जमा रह सकता है। खेती के लिए जमीन पर कब्जा हो गया। गिरवाई बांध, बांध की जमीन पर ईंट भट्टे चल रहे हैं। जल भराव होते ही लोग बांध के गेट खोल देते हैं। अस्थायी निर्माण भी लगातार जारी है। वीरपुर बांध, बांध की पार पर अतिक्रमण है। कैचमेंट एरिया में ईंट भट्टे संचालित हैं। रमुआ बांध, बांध मुरार नदी का उद्गम स्थल। सभी बांधों से ज्यादा कैचमेंट एरिया है यहाँ। बांध की जमीन पर हो रही है खेती। बांधों से निकलकर आ रही तस्वीरें चीख चीख कर अपनी दुर्दशा को बयां कर रही हैं। कह सकते हैं कि हर बांध अतिक्रमण के बंधन में है। हम पहुंचे हैं हनुमान बांध पर, जो पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार है। यहाँ पर भी अतिक्रमणकारियों ने मकान बना लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फसल भी की जा रही है। कभी इस हनुमान बांध में लबालब पानी हुआ करता था और ग्वालियर शहर की प्यास बुझाता था, लेकिन अब हालात ये है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते यह पूरी तरह से बांध अतिक्रमण का शिकार हो गया है। शहर को करीब से देखने वाले पूर्व आईएएस अफसर भी मानते हैं कि राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी से बांधों पर अतिक्रमण हो रहा है। उनका कहना है कि सबसे पहले बांधों की जमीन पर दिए गए पट्टों को निरस्त करना होगा। इसके पीछे वो वजह भी बताते हैं। बांध के अंदर कैचमेंट एरिया में जितने भी पट्टे दिए गए वे एक मुश्त निरस्त करने चाहिए। और जिनको पट्टे दिए गए वो कोई छोटे लोग नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं, सिफारसी लोग हैं, पूरे बांध को खा गए हैं। और उस बांध में कोई गरीब लोग नहीं है कि गरीब लोगों को पट्टे दिए गए। ये बड़े बड़े लोगों को पट्टे दिए गए हैं। इन पट्टों को निरस्त होना चाहिए। जब तक उसमें खेती होगी तब तक बांध के भरने की आप कल्पना ही मत करो। वहीं बांधों की इन हालत को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी का कहना है कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है।
भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उनके नेताओं के संरक्षण में जिस प्रकार से कैचमेंट एरिया में जो कब्जा हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है, उससे बांध की जो सप्लाई थी वो तक बंद हो गई। यही कारण है कि आज जो ग्वालियर शहर है पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आज भी यदि वो उचित कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से शहर को आगामी समय में वाटर टेबल सुधरेगा और पानी की व्यवस्था भी सुचारू होगी। सरकार समय समय पर अतिक्रमण हटाने की बात करती है, कई बार हटाया भी गया है, कई बार पानी भी उसमें स्टोर किया गया है। मेरा मानना है इसको और गंभीरता से करना पड़ेगा और पूरा एक इन टोटल उसकी योजना बनाकर ही काम हो सकता है। केवल गर्मी के समय पर हम जागे हैं और बारिश का इंतजार करते रहे हैं तो मेरा मानना ये तो कोई मुकम्मल हल नहीं है इसका। इधर जब विस्तार न्यूज ने अधिकारियों के सामने बांधों पर अतिक्रमण का मामला उठाया तो कलेक्टर ने जल्दी बांधों को सहेजने के लिए प्लान बनाने की बात कही। उम्मीद है विस्तार विशेष की कोशिश रंग लाएगी। कोशिश इन बांधों के साथ ग्वालियर की विरासत को बचाने की है, ग्वालियर की जीवन रेखा को बचाने की है, क्योंकि अगर ऐसे ही अतिक्रमण होता रहा तो न केवल ये बांध संकट में आएंगे बल्कि शहर की आने वाली पीढ़ियों पर भी पानी को लेकर बड़ा संकट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्वालियर के रियासतकालीन बांध है वह पूरी तरह से अतिक्रमण के शिकार है, लेकिन इस पर न तो स्थानीय नेताओं की नजर है और न ही प्रशासन इनकी देखरेख और इनको जीर्णोद्धार के लिए कुछ कदम उठाता है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने कैसे बांधों का दायरा सिमट रहा है और जिम्मेदार राजनीति करने में व्यस्त है, जबकि जरूरत तो बांधों के जीर्णोद्धार की है ताकि विरासत पर आया संकट खत्म हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से दो चार न होना पड़े। अब खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से। यहाँ 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बाद ऐसा स्विमिंग पूल बना है कि जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। स्विमिंग पूल बदहाल नजर आता है तो कहाँ गया ये पैसा? क्या है स्विमिंग पूल के भ्रष्टाचार की कहानी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1,61,00,000 का पूल, पानी की जगह भ्रष्टाचार की धूल। जी हां, आंखें चौंधिया जाएंगी इस आलीशान पूल को देखकर। पानी से लबालब सुविधाएं ऐसी कि बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। ये स्विमिंग पूल इतना शानदार क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसका निर्माण पूरे 1,61,65,000 रुपए में किया गया है। चुने गए जनप्रतिनिधि से लेकर संबंधित अधिकारी इस पर किस प्रकार के स्विमिंग पूल बनाए हैं कि जो सोच और समझ से परे है। सबसे बड़ी बात आती है कि इतनी बड़ी राशि का जब शासन देता है कि इसको विकास के कार्यों में लगाया जाए, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी इंजीनियर इस पर भ्रष्टाचार कर और 1,11,65,000 की राशि को गबन कर ली। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस स्विमिंग पूल को हमने आलीशान पूल क्यों कहा। नगर पालिका परिषद ने इसका निर्माण 2011 में शुरू किया। 8 साल बाद भी ये ऐसे ही पड़ा है। पानी की एक बूंद नजर नहीं आती, हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। जब पालिका अध्यक्ष थे तो यहाँ पर जो स्विमिंग पूल निर्माण का जो है स्वीकृति जो है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से कराया था, और उसमें मेरी जानकारी है कि लगभग 2.25 करोड़ के आसपास जो है राशि का आवंटन हो चुका था, नगर पालिका को मिल गई। उसके बाद जो है सरकार चली गई, 2 कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने और स्विमिंग पूल के निर्माण में किसी को कोई रुचि नहीं ली गई, पैसे का बंटन बांट किया गया। जब धर्मेंद्र पटवा जी थे तो उनकी एक परिकल्पना थी, नगर को सौंदर्य देने के लिए, नगर के विकास के लिए उन्होंने जो है स्विमिंग पूल की परिकल्पना की, उसका एस्टिमेट बनवाया, इंजीनियर आए और बकायदा जो है प्रारंभ भी हुआ। लेकिन उनके अंतिम कार्यकाल मतलब अंतिम जो वर्ष बचा था उस बीच में लंबी प्रक्रिया के कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका और अभी तक अधूरा है। 2011 से लेकर 2024 वक्त लंबा है, नगर सरकारें बदल गई, लेकिन स्विमिंग पूल के नाम पर जारी भ्रष्टाचार का खेल बंद नहीं हुआ। अब पूर्व और वर्तमान नगर अध्यक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। स्विमिंग पूल होना चाहिए कि हमारे युवा साथी लोग स्विमिंग कर सके, तो हमने स्विमिंग पूल लाने के बहुत भरपूर प्रयास किया। उस हमारे सत्ता सरकार थी, हमारे माननीय मंत्री जी वगैरह थे, उनसे प्रयास किए और करीब 1,66,00,000 रुपया उसे प्राप्त हुआ था।
जिसमें 1,11,00,000 रुपया आया था, 50 लाख रुपया माननीय राजू के समय अध्यक्ष था उस समय आया। उसका जितना हमने आप देखे होंगे कि जितना काम मैंने करवाया था, टंकी बनाया है और एक्सचेंज रूम बना है, उसके बाद एक ईंट नहीं जोड़ा गया और सामान आगे पड़ा हुआ है और सामान लगा भी नहीं है और ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया। तो मुझे पता चला कि स्विमिंग पूल जांच के लिए गया है, क्योंकि स्विमिंग पूल शुरुआत हुई थी पटवा जी के टाइम पे, उसके बाद फिर राजू के सरवानी अध्यक्ष बने, 2 लोग अध्यक्ष हैं, उस समय शुरुआत हुई थी स्विमिंग पूल की। परंतु जब हम मंगाए फाइल तो पता चला कि वो जांच के लिए गई है, तो हमने एसडीएम से सबसे संपर्क किया कि वो जांच का निराकरण करके हमको दे दे तो हम आगे स्विमिंग पूल को बनाएं, क्योंकि मनेन्द्रगढ़ के लिए बहुत महती मांग है स्विमिंग पूल की। भ्रष्टाचार का ये खेल अंधेरे में नहीं बल्कि खुलेआम दिन दहाड़े खेला गया है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार के इस पूल में जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों ने भी डुबकी लगाई है? विस्तार विशेष में इस मुद्दे को चलाने के पीछे सिर्फ रीजन यही है कि सरकार जो रहती है या प्रदेश की जो चुनी गई शासन सत्ता में बैठे रहते हैं, वो तो राशि को जारी कर देते हैं, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन किस प्रकार से गबन कर लेते हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और कमीशन भी जेबों में चला जाता है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। डिंडोरी में सिस्टम की लापरवाही का नमूना अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ नहरों से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। लेकिन सड़क से गुजरते जिम्मेदारों को ना तो ये लापरवाही नजर आती है, ना ही नहर के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार दिखाई देता है। एक तरफ बूंद बूंद पानी की मारामारी, दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी की बर्बादी। सड़क से पानी किसी निर्मल झरने की तरह बह रहा है, देखकर मन को ठंडक पहुंच जाती है। लेकिन ये तस्वीरें डिंडोरी के हजारों किसानों के जले पर नमक छिड़क रही हैं, क्योंकि ये झरना नहीं बल्कि करोड़ों की लागत से बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बनी नहर में भ्रष्टाचार का नतीजा है। रोजाना हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। जबलपुर अमरकंटक मार्ग के आसपास ऐसी तस्वीरें आम हैं, जहां कई जगह पर नहरों में लीकेज है और पानी बर्बाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मध्य प्रदेश का आदिवासी जिला डिंडोरी, जहां पर कई गांव ऐसे हैं लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बिलगड़ा मध्यम परियोजना के तहत बने नहर जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है, नहरों से पानी छोड़ा गया है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष बिहारी लाल साहू जी। आप बताएं कि बिलगड़ा बांध का जो नहर है, इसमें क्या लगता है आपको? जगह जगह क्षतिग्रस्त है और पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है। बिलगड़ा बांध से तो 43 गांव पानी जाने के लिए कागज में लिखा हुआ है कि 43 गांव पानी जाएगा जिससे सिंचाई होगा, लेकिन देखा जाए तो 20 गांव पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पूर्व में जो भी काम किए हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ है इस काम पे कि पूरी नहरें टूट रही है। और अभी जो 2 माह गर्मी का समय था, इसमें जल संसाधन विभाग को हमने एक पत्र भी जारी किया था कि आप 2 माह अभी जो गर्मी के दिन है, इसमें पूरा आप मरम्मत करवाइए, काम करिए, जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन इस पर होश ही नहीं है इनको कि पानी मरम्मत करवाई जाए और पानी गाँव तक पहुँचाई जाए। 40-50 गाँव है जिनको पानी पहुँचाया जा रहा है। क्या पानी पहुँच रहा है वहाँ? नहीं पहुँच रहा है, कहीं नहीं। मंगेला में नहीं पहुँच रहा है, जो 3 किलोमीटर है, कनगांव में नहीं पहुँच रहा है। पूरा पानी जो है कैनाल फूटा है, वहाँ से हुआ है, सब बह रहा है पानी, किसी यूजलेस पानी बह रहा है। हर तरफ पानी बहता है, ये तो खबर का एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू भी देख लीजिए। जगह जगह पानी बह रहा है और नतीजा है कि कई किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं। नहरें सूखी पड़ी हैं, एक बूंद पानी नहीं है और सूखी नहरों में हर तरफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। घटिया निर्माण नजर आता है। किसान खुद छू कर बताते हैं कि किस तरह से नहरें बनाई गई हैं। यही वजह है कि जहां पानी पहुंचना चाहिए वहां सूखा पड़ा है। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और आप कैनाल की स्थिति देखिए कैसी टूटी हुई भुरभुसी बनी हुई है और ये भटी हुई है। अन्य जगह कार्य किया जा रहा है, यहाँ से कंप्लेंट भी बार बार हर वर्ष किया जा रहा है। हर महीने शिकायत होते हैं, उसके बाद भी इस साइड की नहर को किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वही स्थानीय विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे जल्द ही नहरों की मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आए थे
और उन्होंने कार्रवाई भी की और बजट भी सेंक्शन किया। इसके उपरांत भी मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि जो कैनालाइजेशन का काम जिस गुणवत्ता से होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। अब लगातार भी चुनाव जीतने के 2-3 महीने तो चुनाव जीता, इसके बाद लोकसभा आ गया। 4 तारीख के बाद इस पर मैं स्वयं जाऊंगा, देखूंगा। उम्मीद है कि जल्दी नहरों की मरम्मत होगी, क्योंकि जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे हैं, वहीं हजारों लीटर पानी सड़क पर बह जाए, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। अब देखना होगा कि नहर की मरम्मत के साथ सरकारी महकमे की मरम्मत भी होगी या नहीं, क्योंकि इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार तो वही है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। बिलासपुर में जमीन विवाद के मामलों को निपटाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा है। लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन मामले निपटने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तक 26,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, लेकिन अधिकारी दफ्तरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। बिलासपुर में क्यों बढ़ रहे जमीन विवाद के मामले? अधिकारी क्यों नहीं कर रहे मामलों का निपटारा? आखिर क्यों जज ने तहसीलदार को फटकारा? बिलासपुर की पहचान इन दिनों पेंडिंग पड़े जमीन विवाद के मामलों से भी होने लगी है। महीने 2 महीने और साल दर साल मामले अटके रहते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनवाई करने को ही तैयार नहीं। हालात ये है कि यहाँ जज को पत्र लिखकर तहसीलदार को फटकार लगानी पड़ी। 26,000 मामले पेंडिंग। जमीन विवाद से जुड़े 26,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर पेंडिंग हैं। नामांतरण, सीमांकन और डायवर्सन से जुड़े हुए ये मामले हैं। जमीन डायवर्सन के 500 से ज्यादा मामले हैं। नामांतरण के 800 से ज्यादा मामले हैं। विवादित कब्जा के 200 से ज्यादा मामले हैं। रिकॉर्ड में सुधार के 1,500 से ज्यादा मामले। 2 से 4 साल तक न्याय के लिए भटक रहे लोग। ये तो रही पेंडिंग मामलों की बात। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर तहसीलदार को फटकार क्यों लगी। कुड़ू दंड की जमीन विवाद के मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 साल में जमीन की सीमांकन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जज ने 17 बार मांगी तहसीलदारों से सीमांकन रिपोर्ट। जज ने तहसीलदार को पत्र लिखकर फटकार लगाई। रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो कार्रवाई की जाएगी, ये कोर्ट ने कहा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मामले कहां अटक जाते हैं। अधिकारी मामलों को टालते हैं और परेशान होती है आम जनता। जमीन का सीमांतरण नामांतरण के लिए तहसील का चक्कर काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं इसका चक्कर 8-10 बार काट चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहीं हो पाया है। जिस चीज़ को आज उसको कोई 50,000 में ना ले, वो चीज़ मेरे को आज वो 10-15 लाख रुपए में मेरे को दिया है। वही मेरे को बताया रोड किनारे का ज़मीन है, वो ज़मीन कहीं और है कोने पे, तो कार्रवाई नहीं हो रहा। इस कारण से मैं परेशान हूँ। इधर कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो अधिकारी फाइलें ढूंढते फिर रही हैं और जल्द ही मामलों का निराकरण की बात करने लगे। सामान्यतः ऐसी स्थिति तो आती नहीं है। किसी भी उच्चतर न्यायालय से कोई भी प्रकार का अगर मामला आता है तो ध्यानपूर्वक समय सीमा पे करने की कोशिश रहती है। हमारे द्वारा जो भी शिकायतें मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जैसे कभी अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिलती है तो उस पर रोक लगाई जाती है तथा नगर निगम के माध्यम से कार्रवाई भी की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर मामलों के निपटारे में इतनी देरी क्यों? अधिकारी लापरवाह हैं या फिर साठगांठ कर मामलों को लटकाया जाता है? वजह जो भी हो, लेकिन जनता परेशान है। आने वाले समय में देखना होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद क्या जमीनों के जो मामले बिलासपुर में फैले हुए हैं विवादित, वो सुलझते हैं या और उलझते हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।